देयर आर मोर चैलेंजेस ड्यूरिंग द बजट प्रिपरेशन। स्टेट में जनरली 2 बार तो बजट बनता ही बनता है, एक एनुअल बजट होता है, एक सप्लीमेंट्री बजट होता है। स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू रेज बोरिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। एज ए टीचर जब आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हो उनके इंपॉर्टेंट स्टेज में जहां से उनका करियर बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू या डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू हम उस चीज को बहुत इजीली बच्चों को समझा सकते हैं। आप बार बार फेल होते हो, यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम एवरी फेलियर। आप डेडिकेटेड हैं, सिंसियर हैं, तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। आई थिंक लक तभी काम करता है जब आप एफर्ट्स करते हैं। जनरल नॉलेज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। नाउ गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा प्रोसेस है कि आपका डे फर्स्ट में किसी भी सिंगल एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। इट इज अ रूटीन वर्क। I am your host Gaurav Garg and we welcome all our viewers to our show Amazing Mentor. Today with us is Professor Dr. Rajiv S. Rana. He is currently working as research officer in the finance department in the government of Uttarakhand. He is specialized in public finance management, includes preparation of state budget, conducting meeting with line department of state government, filling MTEF, preparation of budget with following MTBF, budgeting planning and forecasting, which includes layer of MTFF framework, MTBF and MEFA. Secondly, he is currently implementing debt module and responsible to record data and preparing borrowing for state, managing debt portfolio and WMA activities to manage cash flow in the state. He is a strong research professional, graduated from PhD in economics. It's a pleasure to welcome Professor Dr. Rajiv to our show Amazing Mentor. Welcome, sir. Thank you everyone, and particularly Gaurav ji, because you have given a pleasant opportunity to share my experience in reputed and worldwide platform. So thank you again. बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अपने चाइल्डहुड के बारे में और कोई पर्टिकुलर चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में हमें बताइए। Gaurav ji, basically my childhood was full of challenge, joy, sorrow, happiness, because at early childhood I lost my father. So because the earning person, once he get out from family, so it become very difficult to survive. So that was the big challenge for us, because just before few years we moved from hills to a small town which is Rishikesh. So there was a big challenge, but slowly and gradually we grew up with full of challenge. कोई हैप्पी मेमोरी जो चाइल्डहुड का नाम लेते हैं तो आती है ना कि अच्छा ये मैंने किया था अपने चाइल्डहुड में, या ये शैतानी करी थी मैंने अपने चाइल्डहुड में। हाँ, शैतानी तो बहुत ज्यादा नहीं थी, शैतानी तो थोड़ी करी क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। बट देयर वाज समथिंग सिंस ऑनवर्ड 5th क्लास आई स्टार्टेड जॉब पार्ट टाइम। कभी न्यूज़पेपर बेचा, कभी हम सब्जी जाके सब्जी बेच ली, और कभी जाके लिफाफे बनाए, एनवलप उस समय चलते थे, टू अर्न अ स्मॉल अमाउंट ऑफ penny amount. So somewhere this basically supports your family and you also. तो आपकी स्कूलिंग और हायर एजुकेशन कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग जो है बेसिकली वेरी स्मॉल टाउन ऋषिकेश, एंड देयर वाज इज अ स्कूल पीएसके इंटर कॉलेज व्हिच इज अ गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने स्कूलिंग किया विद कॉमर्स बैकग्राउंड। आफ्टर 12th उसमें भी ये था कि ऑनवर्ड 6 to 12 तक मेरे को टीचर्स से बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली, बिकॉज फीस में। And after 12th I went Delhi, and in 2001 I started job, and simultaneously I started graduation, BCom honors, and then later on master in economics, then moved for higher educations from HND Central University PhD, and during my PhD I clear my SLAT and NET and other competitive examinations. So बचपन में ये कहा जाए कि आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी और आपने अपना पार्ट टाइम जॉब ताकि कुछ हेल्प हो सके फैमिली में चालू। तो बचपन में वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी क्या आपका कोई ड्रीम प्रोफेशन था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इस टाइप का कुछ बनना चाहता हूँ? डेफिनेटली, बिकॉज हम बिलोंग करते थे एक छोटे से टाउन से और उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में अभी भी आप देखेंगे तो एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी रही है, काफी लोग बाहर जाते हैं जॉब के लिए, और मोस्टली लोगों का जो एक चॉइस होती है वो डिफेंस होती है, डिफेंस सेक्टर। तो मेरा पर्टिकुलर था पायलट बनने का, एयरफोर्स में बहुत ज्यादा चॉइस थी, एंड सेकेंड आर्मी। But God have choose something different way. So somehow मतलब I went in computer field. मैंने उसको भी छोड़ा दिल्ली जाके, फिर मैं कोर अपने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड में आया। तो something different is chosen by God for me. So inspiration कौन था आपके बचपन में?
इंस्पिरेशंस मेरे फ्रेंड के, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली में बहुत ज्यादा रिच लोग तो नहीं थे, बहुत ज्यादा, बट फैमिली और फ्रेंड सर्किल में हमारे कुछ ब्रदर और अंकल्स थे हु वाज अ लेफ्टिनेंट इन आर्मी एंड समवन हु इज इन वेरी गुड पोजीशन इन प्राइवेट सेक्टर। तो जब भी वो आते थे, गांव आते थे या घर में आते थे, तो वो हमसे बातें करते थे, नई नई चीजें हमें बताते थे, तो हमें पता लगता था कि ओ ये भी चीज है, ये भी बन सकते हैं और आर्मी में हम एक अच्छी पोजीशन में जा सकते हैं। सो ये काफी सारे ऐसे लोग जो रैंडमली हमें लाइफ में मिले, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आर्मी से प्रोफेसर बनने का सफर या चेंज कैसे आया? ये तो ड्रीम ही था, बिकॉज स्कूल टाइम में जब स्कूल पीरियड में थे तो काफी सारे फ्रेंड्स का एक ही होता था कि वंस यू क्लियर 10th हम आर्मी में के लिए दौड़ेंगे ज्वाइन करने के लिए। बट 10th के बाद जॉब के साथ साथ में ऑनवर्ड्स 10th स्टैंडर्ड में एक हमारे भैया थे, उनका कंप्यूटर सेंटर था और अर्ली मॉर्निंग कोई ऐसा चाहिए था जो कंप्यूटर सेंटर सुबह 5:45 बजे जाके खोल दे। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी ली because computer that time was introduced in our state, so नया कंप्यूटर आया था, तो मेरे को भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि कंप्यूटर में काम कैसे होता है। सो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने पूछा सैलरी क्या लोगे, मैंने कहा सैलरी छोड़ो, आप मुझे कंप्यूटर सिखा देना। तो ऑनवर्ड्स 9th और 10th में मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली और मॉर्निंग जाके मैं कंप्यूटर सेंटर खोल देता था, फर्स्ट बैच स्टार्ट होता था, देन आई मूव टू माय होम और मैं फिर स्कूल के लिए निकलता था। सो व्हाट हैपेंड दैट टाइम, मैं कंप्यूटर में बहुत ज्यादा एक मतलब अच्छी एक्सपर्टीज थी और लोग कहते थे कि ही इज डूइंग वेरी वेल इन कंप्यूटर। बट लेटर जैसे ही मैं दिल्ली गया, अब मैं दिल्ली गया ही कंप्यूटर में एजुकेशन लेने के लिए गया था, बट व्हेन आई मेट सम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इनकम टैक्स ऑफिसर, बिकॉज माय अंकल, मेरे चाचा भी इनकम टैक्स ऑफिस में जॉब करते थे, तो उन्होंने जब मिलाया तो देयर इज अ कंप्लीट सेट ऑफ माइंड चेंज हो गई है मेरा पूरा। तो उन्होंने कहा नहीं, ग्रेजुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई स्टार्टेड व्हाट टू डू। 12th कॉमर्स से की थी, तो चलो बीकॉम ऑनर्स कर लेते हैं। आई वाज वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी, सो वहां पे भी थोड़ा बहुत अकाउंट्स का काम था, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं कॉमर्स स्ट्रीम में मूव हो गई। जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस टाइम में कोई नोटोरियस एक्टिविटी या दोस्तों से मस्ती वाला जो कोई इंसिडेंट ऐसा हो जो आपको याद आता हो? काफी सारे थे। हम जब जाते थे तो एक पर्टिकुलर बस चलती थी विच इज फ्रॉम सरोजिनी नगर टू करोल बाग, बस नंबर was 610। तो वहां पे हम 4-5 दोस्त होते थे, तो कभी टिकट नहीं लिया प्राइवेट, बिकॉज उस समय ब्लू लाइन बस भी चलती थी, तो और कभी किसी ने ले लिया। बस उसी ड्यूरिंग दिस टाइम वहां पे थोड़ा बहुत हम आपस में मजाक करते थे। उसके बाद शाम को कभी कभार मिलना होता था फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, कोई कहीं और जॉब करता था, तो बीच में हम कभी कनॉट प्लेस मिलते थे, वहां पे थोड़ा क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करते थे फ्रेंड्स के बीच में, बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग एजुकेशन और जॉब एट अर्ली एज फ्रेंड्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ कहाँ से चालू हुई आपकी, जिसको आप बोलोगे ठीक है मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, अब मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ होने चाहिए? ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैंने जो फर्स्ट जॉब थी इन 2001 आई स्टार्टेड फर्स्ट जॉब करोल बाग विच वाज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो उसके बाद वहां से मैं मूव हुआ एक सेकंड जॉब में विच वाज अ करेंसी मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। दे प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर करेंसी मार्केट। सो वहां पे क्या होता था, मार्केट टॉक एक मॉर्निंग में जब यूएस मार्केट क्लोज हो जाती थी उसके बाद एक मॉर्निंग मार्केट टॉक होता था, तो वहां पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप कुछ बोलिए। तो बिकॉज एकेडमिक्स में बाय हाउ मैं स्ट्रगल करके थोड़ा ठीक था, वेल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बट आई वाज अ एवरेज एंड गुड स्टूडेंट। तो मैं वहां पे आई वाज द फर्स्ट जिसने मार्केट टॉक के ऊपर कुछ बोला, और उस समय लोगों ने काफी मेरे को अप्रिशिएट किया एंड दे सेड ओह यू हैव गुड कांसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, सो गो फॉर एमए इकोनॉमिक्स। सो आई वाज दैट टाइम आई वाज एनरोल्ड फॉर सीए। आई लेफ्ट सीए एंड डिड माय मास्टर इन इकोनॉमिक्स। सो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। प्रोफेशनल लाइफ में पहला जब आप ऑफिस में घुसे तो पहला क्या टास्क था जो आपको दिया गया, और फर्स्ट टेक होम सैलरी क्या थी आपकी? प्रोफेशनल लाइफ में पहला टास्क ये था कि ड्यूरिंग इंटरव्यू मेरे से पूछा गया बाय जनरल मैनेजर कि यू नो ऑल द प्लेसेस इन दिल्ली, और मैं दिल्ली में नया था, मैंने कह दिया यस बिकॉज मुझे जॉब चाहिए थी। आई सेड यस आई नो ऑल प्लेसेस। तो जब मेरे को करोल बाग से नागलोई या रोहिणी या डिफरेंट एरिया में जाना पड़ा तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, बट धीरे धीरे बसों में जाके थोड़ा जब फील्ड में गए तो धीरे धीरे सारे प्लेसेस से हुए, तो विद इन 1 ईयर मैं फैमिलियर हो गया पूरी दिल्ली से। और फर्स्ट डे ऑफ माय जॉब क्या हुआ, मैं आई वाज गोइंग ओखला, तो ऑफिस के 1000 रुपीज थी, वो मेरे किसी ने वहां पे पॉकेट
वो कर ली। और मैं जैसे ही ओखला में उतरा तो आई हैव सीन कि मेरे पास तो पैसे है नहीं, ये तो किसी ने निकाल लिए। सो मैंने कॉल किया जनरल मैनेजर को, तब उन्होंने जिस ऑफिस में मैं गया था वहीं से मेरे को 100 रुपए दिलाए ताकि मैं ऑफिस वापस आ सकूं। बट आफ्टर दैट मैं 11-12 साल दिल्ली रहा, कभी मेरी कोई जेब नहीं कटी। सो इनिशियल डेज में अपार्ट फ्रॉम कि भी आपको रास्ते वगैरह नहीं पता था कि और क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने पड़े और उन चैलेंजेस को कैसे आपने कॉप अप किया? चैलेंजेस बहुत थे गौरव जी। जैसे हम यूपी और उत्तराखंड से स्टेट से बिलोंग करते थे एंड वी हैव क्लियर 12th स्टैंडर्ड विद हिंदी मीडियम। तो जब मैं दिल्ली गया तो वहां पता लगा सीए और ग्रेजुएशन में लोग प्रेफर करते हैं इंग्लिश मीडियम बिकॉज योर ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। सो हुआ क्या कि मैंने जब ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा तो उस समय कहते फॉर्म में मैंने गलती से इंग्लिश मीडियम टिक कर दिया और सारा जो स्टडी मटेरियल था वो मेरे पास इंग्लिश में था, लेक्चर्स इंग्लिश में थे। तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। एक बार मैंने कहा छोड़ दो, फिर मैंने कहा अरे ये चैलेंजेस तो आते रहेंगे लाइफ में। So I started preparing, reading and writing in English, and after some time मैंने देखा कि I feel easy, very easy with English language. So I cleared almost all my graduation paper, very good marks. So this was the major challenge I feel. So प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब में आने का सफर कैसा रहा और जब आपने गवर्नमेंट जॉब करी क्या डिफरेंसेस आपको फील हुआ? बेसिकली हुआ क्या, एक तो ये इंसिडेंट था कि मैं पहले करेंसी मार्केट में जॉब कर रहा था, उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट। हम जब भी है आफ्टर पोस्ट मार्केट हम क्या करते थे, डेटा को एनालाइज करते थे थोड़ा बहुत, और हम कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करते थे। वी वर द सब ब्रोकर ऑफ रैली गियर, दैट टाइम 40s होती थी वो कंपनी। तो वहां पे भी मेरे को कुछ एक ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि क्या एक इकोनॉमिक्स बड़ी अच्छी चीज है। तो व्हेन आई एनरोल फॉर इकोनॉमिक्स तो इनफॉर्मली मैं जेएनयू में पढ़ने लगा और वहाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट था कि जो आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता था बिकॉज मेरे कई फ्रेंड्स थे हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस and other state service, and some of them they easily crack. So my friends suggest me, why don't you prepare for civil services or other examination? So I started preparing these services. However, I feel private was also good. तो प्राइवेट, अगर आपको बोला जाए प्राइवेट और गवर्नमेंट में से चूज करना है तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी और क्यों? There are 2 points. One is if you are financially sound. I mean, your background is very healthy, good background. So I think private is good job because you get the opportunity to learn and excel in your life. और गवर्नमेंट में ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होता है, बहुत इजीली आप एक्सेल नहीं कर सकते और इवन यू आर वेरी लर्निंग टाइप के और चैलेंजिंग टाइप के पर्सन हो, बट नोबडी जल्दी से कोई रिकॉग्निशन मिलता नहीं आपको। बट देयर इज अ सिंगल एडवांटेज दैट साइकोलॉजिकली यू आर सेफ बिकॉज इन 2007 व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर तो मेरे एक फ्रेंड थे, ही इज नाउ प्रोफेसर इन IIT कानपुर। तो उन्होंने क्या किया, ही टोल्ड मी यार मेरे बॉस ने मुझे बोला है कि कुछ लोगों को फायर करना है बिकॉज देयर इज अ क्राइसिस। तो मैं जिनको उन्होंने मेरे अंडर 20-25 लोग हैं एंड दे ऑल आर मैरिड, ओनली आई एम द सिंगल हु इज अनमैरिड। सो मैंने खुद ही अपने आप जॉब से रिजाइन दे दिया। तो दिस इज ओनली द एडवांटेज आई थिंक। रिसर्च ऑफिसर की डे टू डे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? There are more challenges during the budget preparation. स्टेट में जनरली 2 बार तो बजट बनता ही बनता है। एक एनुअल बजट होता है, एक सप्लीमेंट्री बजट होता है। और एनुअल बजट का कम से कम जो पूरा प्रोसीजर होता है वो 4 मंथ का होता है। उसके बाद सप्लीमेंट्री का बजट भी ऑलमोस्ट 2.5 और 3 मंथ का होता है। तो ये 7 मंथ 6 से 7 मंथ्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा हेक्टिक होते हैं क्योंकि इस समय डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करना, बजट साइज डिसाइड करना, डेफिसिट्स को मेंटेन करना, बजट डेटा को फीड करना because there are numerous amount of entries और उसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज अगर एक जीरो भी कहीं ऊपर नीचे हो गया तो दिस इज द प्रॉब्लमेटिक। और कई बार ऐसा हुआ है कि टू फाइंड आउट द सिंगल जीरो वी हैव टेकन ऑलमोस्ट 3 and 4 hours। सो वो जो है मिस्टेक ना करना ज्यादा इजी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैलेंजेस तो हैं। इसके अलावा कंटिन्यू मीटिंग्स करना, रिसोर्स को मैनेज करना एंड फिस्कल पोजीशन स्टेट की उसको मैनेज करना, उसके हिसाब से हमें बोरोइंग भी लेनी पड़ती है स्टेट को। एवरी स्टेट टुक और पार्टिसिपेट इन मार्केट बोरोइंग। सो दीज आर द चैलेंजेस। तो मार्केट बोरोइंग की अगर हम बात करें तो खाली स्टेट टू स्टेट बोरोइंग होती है आपके पास या फिर इंटरनेशनल बोरोइंग भी होती है? No, our constitutions provide that we can borrow from the market, domestic market, and from government of India. States are not allowed to, raise borrowing from the international market.
हाँ, सम कुछ केसेस में केरला और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कुछ बॉन्ड इश्यू करके फॉरेन बोरिंग ले सकते हैं, बट दे आर थ्रू द बॉन्ड, नॉट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। जब आपने रिसर्च ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो क्या प्रोसीजर था, और जब आप सिलेक्ट हो गए इस पोस्ट के लिए तो क्या फीलिंग हुई? इट वॉज a job advertised बाय उत्तराखंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी ये थी कि ये सिंगल पोस्ट थी जनरल कैंडिडेट के लिए। और सिंगल पोस्ट में तो मोस्टली ये होता है कि कई बार मन में भी आया कि छोड़ो, नहीं क्या भरना है इसके लिए, सिंगल पोस्ट है, पता नहीं किसका होगा, बट मैंने कहा चलो भर ही देते हैं। एंड दैट टाइम आई वाज टीचिंग इन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रुद्रप्रयाग काफी इंटीरियर और हिल एरिया है। तो उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपरेशन एंड साइमल्टेनियसली अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन चल रही थी। तो उसके बाद सडनली रिटर्न टेस्ट का कॉल आया। जब रिटर्न टेस्ट का कॉल आया उससे 2 दिन पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार था, तो सेकंड थॉट ये था कि चलो एग्जाम देने भी नहीं जाते, वैसे भी सिंगल पोस्ट है, बट आई समहाउ मैंने अपने आप को मनाया और मैंने कहा चले ही जाते हैं। तो गया, उस दिन काफी ज्यादा तबीयत खराब थी तो एग्जाम दिया। तो बट उसमें एक चीज क्लियर था मेरे को कि मेरे को लीड करना है, अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो कहीं ना कहीं लीड करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट द एग्जाम की जहाँ पे 25 और 20 पोस्ट हैं या 100 पोस्ट हैं और आप लीड नहीं भी करते हो तो भी देयर आर चांसेस टू गेट इनटू। बट समहाउ मैं क्लियर किया एग्जाम। रिटर्न के बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में एक चैलेंजिंग फेस था इंटरव्यू, बिकॉज एक कॉम्पिटेटिव था, ऑल आर वेरी गुड कैंडिडेट एंड मोस्टली फ्रॉम PhD statistics and someone is working in Delhi planning, so state planning। so interview over हुआ, then result आया रात को 9 बजे और मैंने देखा कि I have been selected। so it was single post के लिए select होना एक बहुत बड़ा अच्छा होता है। it was a pleasant memory I think कि चाहे जॉब एक अदर पार्ट है लेकिन टू क्रैक द एग्जाम अपने आप में एक प्लीजेंट इवेंट होता है बेसिकली। तो जब आपको पता चला कि भाई मैं सिलेक्ट हो गया हूँ तो पहला कॉल किसके पास गया? एक्चुअली दैट टाइम मैं अपनी मदर के साथ ही था, तो मैंने मदर सिस्टर्स को बताया और उसके बाद शायद मैंने कॉल किया अपने फ्रेंड्स को, तो जो मेरे 2-3 अच्छे फ्रेंड्स हैं उनको कॉल किया। और नेक्स्ट डे तो फिर मैंने सबको अपने जो मेरे साथ फैकल्टी फ्रेंड्स थे सबको कॉल किया, जो ओल्ड फ्रेंड्स को कॉल किया एंड दिस वाज इंटरेस्टिंग। सबने बहुत अप्रिशिएट भी किया एंड रियली मेरे फ्रेंड्स ने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट दिया है। इवन दो आज भी बात होती है तो वो कहते हैं नहीं यार, यू शुड ऑलवेज ट्राई, आपको और अच्छी जगह होना चाहिए। तो रिसर्च ऑफिसर की जॉब पाने के बाद पहला दिन ऑफिस में कैसा था? पहला दिन नॉर्मल था, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी नहीं थी, बिकॉज आई एम द पर्सन जो बिल्कुल फर्स्ट डे तो कम से कम बिल्कुल काम होके आराम से रिलैक्स मोड में जाके मैंने प्रॉपर ज्वाइन किया एंड आई हैव इंटरेक्शन विद माय सीनियर एंड कलीग्स एंड सम जूनियर स्टाफ, दे वर वेरी गुड। फिर हमारे कुछ और, बिकॉज फाइनेंस का एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है तो वहाँ पे भी और लोगों से इंटरेक्शन हुआ और कुछ फॉर्मेलिटीज थी ज्वाइनिंग की, कुछ अंडरटेकिंग थी, वो सब बिकॉज गवर्नमेंट में एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। इट वाज नॉर्मल डे, बट उनकी तरफ से काफी अच्छा था बिकॉज दे, जैसे ही आपको जॉब लगती है तो सबसे पहले सामने वाले का कमेंट होता है कि भैया पार्टी होनी चाहिए। दिस वाज माय डे। टीचिंग लाइफ में क्या क्या आपको दिक्कतें आई? कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि बच्चे को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया? ये एक प्रॉब्लम है बिकॉज मैंने दोनों सेट्स में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस में, दोनों सेट में मैंने टीचिंग की है। सो अर्लियर आई वाज इन एकेडमिक एसोसिएट इन IIM काशीपुर, तो वहाँ एक अलग ही अच्छा यूथ होता था। क्लास में तो दे आर वेरी गुड बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस, वेरी गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है उनका, तो दे आर वेरी गुड इन ओवरऑल। बट जब यूनिवर्सिटी में गए और कॉलेज में गए तो कॉलेज में पहले दिन क्या हुआ, मैं बिकॉज इफ यू आर अ टीचर एंड यू सिंसियरली अपनी ड्यूटीज को आप फुलफिल करते हो, तो क्लास में जाके मेरा मेन फोकस था कि अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है। तो आई स्टार्टेड टीचिंग और मुझे याद है इन 2012 में कॉलेज में गया क्लास में और मैंने एक ग्रोथ का मॉडल पढ़ाया। तो ग्रोथ के मॉडल में कुछ न्यूमेरिकल मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, मैंने उसको ड्रॉ किया और उसके बाद सारे बच्चे प्रिंसिपल के पास चले गए और क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। तो प्रिंसिपल सर ने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा भाई बच्चे ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ टाइम बाद मेरे वो जो प्रिंसिपल थे, ही इज ऑल्सो माई गाइड, तो उन्होंने मेरे 1-2 रिसर्च पेपर बोले और कहा अरे रिसर्च
क्वालिटी है तभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। सेम थिंग हैपन व्हेन आई वेंट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि आपके टोटल क्लास में जो स्ट्रेंथ है उसकी हाफ स्ट्रेंथ क्लास में रहती है और हाफ स्ट्रेंथ बाहर रहती है जनरली। तो जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो क्लास अवॉइड कर देते हैं। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको दोनों को पढ़ाना है क्लास के अंदर, बिकॉज देयर इज अटेंडेंस क्राइटेरिया। तो उसमें कुछ बच्चे उनको क्लास में टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो नहीं पढ़ने वाले हैं, बिकॉज वो उनको भी डिस्टर्ब करते हैं और टीचर को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो एक चैलेंज था, बट धीरे धीरे रूटीनली उससे ओवरकम हुआ मैं धीरे धीरे, और स्टूडेंट्स फीडबैक वाज गुड। सो टीचिंग प्रोफेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? इट्स अ नोबल प्रोफेशन। सबसे ज्यादा लगता है यूथ और यंग बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है, जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उसका जवाब देना, उसको सेटल करना, सेटिस्फाई करना, आंसर देना, ये एक बहुत अच्छी चीज है। और मोस्टली सबसे अच्छा चीज है कि एज ए टीचर जब आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हो उनके इंपॉर्टेंट स्टेज में, जहां से उनका करियर बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स आते हैं और आपसे पूछते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू, कौन से किस राइट डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। इवन भी मैं पीछे लास्ट ईयर मैंने एक पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, अर्लियर आई वाज द पार्ट ऑफ ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, तो मैंने एक पीएचडी का एक सेशन दिया था उनका। तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रिसर्च कैसे करें, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो आई थिंक बच्चों के क्वेश्चंस का सेटिस्फाई देना, उनको सेटिस्फाई करना, वो एक सबसे बड़ा पार्ट, अच्छा पार्ट है। तो टीचर को कैसे डिफाइन करेंगे आप? Teaching is a noble profession and teacher has a most important burden of society because he has a responsibility and direct influence in the society. क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है आपके हिसाब से? टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर कोविड ये इंपॉर्टेंस बहुत आगे बहुत अच्छे से ग्रो हुई है। आई थिंक टेक्नोलॉजी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू या डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू हम उस चीज को बहुत इजीली बच्चों को समझा सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी हैज अ वाइटल रोल। सो फैकल्टी असिस्टेंट से रिसर्च ऑफिसर बनने तक का सफर कैसा रहा? काफी चैलेंजिंग रहा, अदरवाइज बहुत अच्छा भी रहा। देखिए चैलेंजिंग तो होता ही लाइफ में, एवरी फेस इज फुल ऑफ चैलेंज, और मेरा तो पहले से ही चैलेंजिंग फेस था। बट ऐसा नहीं है कि मैंने खाली चैलेंज ही फेस किए और कुछ नहीं, मैंने फ्रेंड्स के साथ खेला भी है। मैं स्कूल टीम से फुटबॉल में भी रहा, एथलीट भी रहा, एटलीस्ट स्कूल के लिए रहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सिलेक्ट हुआ, बट पार्टिसिपेट नहीं कर पाया समहाउ रीजन। रिसर्च ऑफिसर तक का सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी लर्निंग्स थी। आप बार बार फेल होते हो, यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम एवरी फेलियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू टेक द सिचुएशन। सो एज ए रिसर्च ऑफिसर आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? हमारा मेन रोल तो बजट है। बजट को जब तक हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हम पास नहीं करवा देते तब तक तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। पूरा बजट प्रोसेस एक बहुत ज्यादा हेक्टिक रोल है, और एक लंबे टाइम ड्यूरेशन तक सेम रूटीन वर्क को करना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हमारी रिपोर्टिंग्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आरबीआई एंड अदर एजेंसी, बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, उसको रिपोर्ट करना, उनकी क्वेरीज को हैंडल करना, मीटिंग्स में क्वेरीज को हैंडल करना, डिपार्टमेंट की क्वेरीज को हैंडल करना। तो डेली चैलेंजेस हैं, और भी नई नई चीजें हैं जो रिफॉर्म्स करने की प्रोसीजर है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन डेली लाइफ। सो प्रोफेशनल लाइफ में आपके मेंटोर्स कौन? ऑब्वियसली टीचर्स तो रहे ही हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू द सेम बैकग्राउंड। तो टीचर्स ने मेरे को सिंस अर्ली चाइल्डहुड सपोर्ट किया है, तो टीचर्स तो थे ही। उसके अलावा कुछ और रिलेटिव्स में अच्छी पोजीशन में थे, वो भी एक रहे हैं मेंटोर। बट एकेडमिक मेंटोर में जनरली मैं आदर्श मानता हूँ एक्स गवर्नर आरबीआई वाईवी रेड्डी। उनको मैं बहुत ज्यादा एक मेंटर के तौर पे देखता हूँ, बिकॉज ड्यूरिंग माय मास्टर्स और वो गवर्नर थे एंड ही वाज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। तो उनका एक जो उस समय ड्यूरिंग द 2007 क्राइसिस, वो जो उस समय मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, और आज भी पढ़ता हूँ क्या, लेकिन उस समय फाइनेंशियल न्यूज पढ़ता था, बिकॉज आई वाज द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। सो वो जो एक उनका तरीका था टैकल करने का इकोनॉमी को ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ क्राइसिस, वो एक मेरे को बहुत अच्छा पार्ट लगा। सो और एक सिंपल पर्सन भी थे, तो मेरे को ही वाज अ मेंटर। सो आपके हिसाब से सक्सेस की परिभाषा क्या है, और सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और लक का क्या रोल है?
सक्सेस इज बेसिकली अगर आप सिंसियर हैं अपने वर्क में, यू हैव ऑल टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, दीज आर टू इम्पोर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस। आप डेडिकेटेड हैं, सिंसियर हैं, तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। बट लक तो डोंट नो कितना ज्यादा लक काम करता है, बट आई थिंक लक तभी काम करता है जब आप एफर्ट्स करते हैं। विदाउट एफर्ट्स देयर इज, आई डोंट थिंक लक हो सकता है, बट इट गिव यू अ टेम्परेरी सक्सेस। स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्टकट वे में नहीं होना चाहिए स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क टुडेज नीड के हिसाब से स्मार्ट वर्क होना चाहिए, बट आई थिंक हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके हिसाब से लीडरशिप की क्या परिभाषा है और एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? लीडरशिप जो सबको साथ लेके चले और खासतौर से अपने सबऑर्डिनेट्स को, कलीग्स को, नीचे के स्टाफ को लेके चले। और जब नीचे के स्टाफ कहीं पे गलत होता है, इवन दो उसने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है, ही इज रॉन्ग, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सके। तो मेरे मायने में ट्रू लीडर वही है जो अपने स्टाफ को, खासतौर से सबऑर्डिनेट्स को अपने साथ लेके चल रहा है। जिन बच्चों ने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन पास किया है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होने जा रहे हैं, उनके आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आज के दिन में सिनेरियो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। देयर आर, बिकॉज हुआ क्या है, 2010 से पहले आप देखेंगे तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी प्रोग्राम की, क्या करना चाहिए। बट आज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ा सोर्स है अगर आप उसको राइट डायरेक्शन में यूज करें। एक फ्रेडमैन मिल्टन की एक बुक है द वर्ल्ड इज फ्लैट। सो मैंने जब उसको पढ़ा था तो मैं वहां से सीखा वहां से कि आप एक प्लेस में थ्रू द इंटरनेट और TOI थिंग्स आप यू कैन एक्सेस ऑल इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। एटलीस्ट आप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को आप चूज करके आप उससे सीख सकते हैं। आपको अगर कहीं कोई अच्छा मेंटर नहीं मिल रहा है ऑनलाइन, आप आपके लेक्चर्स देख के मोटिवेट हो सकते हैं, सीख सकते हैं। मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज होता क्या है ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फेज, पीपल डीमोटिवेटेड, क्योंकि होता है उनके फ्रेंड सर्कल में कोई अर्न कर रहा होता है, वो स्टडी छोड़ देता है और अर्न करता है, तो ऐसा लगता है कि हम शायद टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हमें वो करना चाहिए। लेकिन दिस इज द टाइम वेयर यू आर पुटिंग योर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। सो आपको हमेशा क्या करना है, मोटिवेट रहना है, टाइम मैनेजमेंट रखना है। और इसी टाइम पे घर वाले भी आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो दूसरे के बच्चे कमा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, होता है कि यार इट इज अ लॉन्ग फेस, किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है। सबसे हमारे सोसाइटी में एक बड़ा वो है कि लोग क्रिटिक करना बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं कि अरे तुम तैयारी कर रहे हो, तब से तुम्हारा कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। सो आई थिंक दैट टाइम यू हैव टू बी मोटिवेट। अपना टाइम मैनेजमेंट रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। कोई कुछ भी बोले, इफ यू आर सिंसियर, डेडिकेट ऑन योर वर्क, यू विल एबल टू अचीव एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट जॉब जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे बेस्ट आज की डेट में देयर आर लॉट ऑफ जनरल नॉलेज अवेलेबल इन यूट्यूब, सोशल मीडिया। डेली उससे आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, डेली वहां पर आपके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं न्यूज से रिलेटेड, वहां पे आपको मिल जाएंगे। आप डेली उसको रीड करिए। इवन आप इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, you still do, because general knowledge is the part of life now। तो आप उसको डेली पढ़िए, आप तैयारी करिए। गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी से भी जो एजुकेटेड पर्सन है, टीचर्स से, कोई और गवर्नमेंट जॉब में, आप उससे गाइडेंस लीजिए। और गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको सस्टेन रहने में वेरी इंपॉर्टेंट होती है जब आप कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा प्रोसेस है कि आपका डे फर्स्ट में किसी भी सिंगल एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। इट इज अ रूटीन वर्क। कई बार आप ब्रेक इवन तक पहुंचेंगे और ब्रेक इवन से नीचे आएंगे, फिर ब्रेक इवन क्रॉस करेंगे, देन यू विल गेट इनटू द गवर्नमेंट जॉब। तो आपको डेडिकेटेड रहना है, अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए, डेली टाइम मैनेजमेंट बनाइए। बहुत ज्यादा पढ़ाई मत करिए, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपने साथ जरूर रखिए। फ्रेंड्स से बात करिए, बहुत ज्यादा गॉसिप ना करते हुए बात करिए, शेयर करिए। अपने अच्छे फ्रेंड्स हैं अगर, उनसे अपनी शेयरिंग करिए। जो भी आपको पैनिक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कहीं ना कहीं आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जरूर जुड़िए, बिकॉज स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको रिफ्रेश करती है। जितना आपने 2-3 घंटे अगर पढ़ा है और आप 1 घंटा आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पूरा रिफ्रेश हो जाता है आपका माइंड, और आपको लगेगा ओ चलो फिर पढ़ने बैठते हैं। तो अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप अपनी लाइफ के कौन से फेज में वापस जाके उसको करेक्ट करना चाहेंगे?
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज हुआ क्या है कि कुछ मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं, वो आज की डेट में मेरे से कनेक्ट नहीं है. सो अगर टाइम मैनेजमेंट मिले तो सबसे पहले मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊंगा डेफिनेटली. तो हम अपना रैपिड राउंड चालू करेंगे. जो फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? के मेनन, मनोज वाजपेयी, माधुरी दीक्षित एंड काजोल. फेवरेट कलर? स्काई ब्लू. फेवरेट डेस्टिनेशन? ईस्ट इंडिया एंड लाहौल स्पीति एंड लेह लद्दाख. सक्सेस इन वन लाइन? Nothing is impossible. Things in your wish list? I have to write a book. This is the remaining part. Your dream house? In Shimla. Your second choice of career? Policy analyst in international organization, particularly IMF. तो अगर आपको बोला जाए कि अपनी पूरी जीवन की जर्नी एक लाइन में समेट लीजिए, तो एक लाइन क्या हो? I think my life is open book, which और सभी दोस्तों को पता है. So thank you very much. आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे शो पे दिया और अपनी महत्वपूर्ण जिंदगी के बारे में शेयर किया और स्टूडेंट्स को नई एडवाइस दी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू गौरव जी. बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks for watching Amazing Mentor. Don't forget to subscribe and hit the bell button to get regular updates. Thank you very much.